महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। कमरे की लाइट 2-3 बार जलकर बुझ सी गई। पास के बाथरूम से खिसकी गाने की आवाज आ रही थी। दिल की धड़कनें और तेजी से बढ़कर बिल्कुल बाहर निकलने को तैयार थी जब गर्दन के पास किसी के ठंडी सांसों का एहसास हुआ। आखिर किसकी थी वो परछाई? उफ, बाप रे बाप, होटल का एक कमरा खोजते खोजते हालत पतली हो गई। वो तो ऊपर वाले का शुक्रिया कि एक कमरा मिल गया, नहीं तो इस रात में न जाने कहां कहां भटकना पड़ता। कंधे से बैग बिस्तर पर फेंक कर मोनू बिस्तर पर अथलेटी हालत में पड़ा हुआ बोल रहा था, हाँ, और इसकी वजह महाशय तुम हो। पहले से बुकिंग न करके आके यहाँ पर तुमने ये सब कांड किया है। प्रशांत भी अपने कंधे से बैग उतार रहा था। तेरे हमेशा का ये आदत है, कितने बार बोला आने से पहले एक बार बुकिंग कर ले, नहीं? अरे अप्रैल का महीना, ऊपर से पचमढ़ी का ये सुंदर वातावरण, ऐसे में कमरा मिलना। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, गलती हो गई मुझसे। अच्छा ठीक है, तू जा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जा। तू लौट कर आएगा तब मैं जाऊंगा। बिस्तर पर पालथी मारकर बैठते हुए प्रशांत बोला, अब तू जा नीचे और मैनेजर से बात कर, कुछ खाने पीने की व्यवस्था होगी क्या? रात भर पेट में दाना पानी नहीं पड़ेगा तो नींद नहीं आएगी। सही कह रहा है तू, मगर ये लोग क्या मुझे बाहर जाने देंगे? इतनी रात गए, और वैसे भी आते समय तो हमने देखा था आधे से ज्यादा दुकान बंद हो चुके थे। मैं कह रहा था मेरे बैग में जो बिस्कुट केक वगैरह पड़े हैं वही खाकर रात काट देते ना। अब ये काम चोरी छोड़कर जाना, एक बार बात करना, हो सकता है कुछ इंतजाम हो जाए। और वैसे भी यहां लाकर तू ही ने फंसाया है, अब तू ही ये सब निपटाएगा। जा, ये तेरी सजा समझकर क्या काम कर गया? अरे हाँ ठीक है, जा रहा हूं, मगर मुझे नहीं लगता है कोई कुछ होगा। एक कमरा देने में उन्होंने जैसा व्यवहार किया, ऊपर से खाने की बात करूंगा तो पता नहीं सर ही ना फोड़ डाले मेरा। कहते कहते प्रशांत कमरे से बाहर चला गया। अचानक मोनू कमरे को चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगा। बहुत दिन से बंद पड़ा कमरा होने के बाद भी कमरे में एक अजीब सी खुशबू थी। कमरे में आते ही साथ उसने इस बात को महसूस किया था। बहुत दिन बंद पड़े कमरे में जैसी एक बदबू होती है, वैसी बदबू इस कमरे में नहीं थी। एक तरह की लेडीज परफ्यूम की खुशबू जो पूरे कमरे में जैसे फैली हुई है। कमरे में आते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे उनसे आने से पहले इस कमरे में शायद कोई लेडीज थी, मगर जैसा पुराना जंग लगा ताला इस कमरे में लगा था और जितनी मुश्किल से उसे खोला गया, और कमरे में आकर इसकी परिस्थिति देखकर जो अनुभव हुआ, ऐसे में इसे हैलुसिनेशन के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे भी कमरे में ज्यादा कुछ सामान नहीं है। एक डबल बेड खाट है जिस पर किसी तरह से एक सफेद चादर बिछा गया है, वो बैरा जो उनके साथ आया था। आते समय नीचे रिसेप्शन के स्टाफ रूम से ही तकिए और कंबल साथ ही ले आए थे मोनू और प्रशांत। कमरे में एक तरफ एक स्टील की अलमारी है जो जगह जगह से जंग लग गई है। एक तरफ एक खिड़की है, मगर उस खिड़की को पेपर के जरिए बंद कर दिया गया है। हाँ, कमरे में एक अटैच बाथरूम है। हालांकि जब वो लोग आए थे तो मैनेजर ने कह दिया था कमरा नहीं है। बहुत मिन्नतें करने के बाद शायद लंबे समय से बंद पड़ा ये स्टाफ रूम उन लोगों के लिए खोल दिया, वो भी एक रात के लिए। इतनी रात गए, हाउसकीपिंग तो कुछ काम करने वाला नहीं, इसलिए कमरे में धूल और मकड़ी के जाले भरे हुए हैं। कल सुबह 10 बजे तक इसी कमरे में उन्हें दिन बिताना है, फिर कमरा मिल जाए। वैसे भी सीजन के समय कमरा मिलेगा या नहीं ये भी निश्चित नहीं है।
यही सब सोचते सोचते मोनू बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ और तभी उसका दिल जैसे जोर से धड़क उठा। एक महिला के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी सी। इतनी रात में कौन गा रहा है? आसपास के किसी कमरे से। कमरे का दरवाजा खोलकर वो कॉरिडोर में खड़े होकर सुनने लगा। पूरा कॉरिडोर हल्की नीली और अंधेरी रोशनियों में भरा हुआ था। उसके अलावा मानव मात्र बोलने को वहां पर कोई नहीं था। कॉरिडोर के अंतिम सिरे पर बालकनी थी, जहां से ठंडी पहाड़ी हवा आ रही थी। ठंड के बारे ज्यादा देर बाहर नहीं खड़ा रह सका। वो कमरे के अंदर आ गया और आते ही एक बार फिर से उसी लेडीज परफ्यूम की खुशबू ने उसकी स्नायु तंत्र को झकझोर दिया और इसके साथ साथ वही गुनगुनाने की आवाज कानों में अभी भी गूंज रही थी। एक बार पूरे कमरे को अच्छी तरह से निहारा उसने। कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो फिर ये लगातार गुनगुनाने की आवाज कहां से आ रही है? तभी उसका ध्यान बाथरूम की तरफ गया। कमरे में सबसे इंपॉर्टेंट जगह तो वही थी, मगर कमरा मिलने और खाना खोजने के चक्कर में उन लोगों का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। एक बार उसे खोलकर देखना जरूरी है। धीरे धीरे वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अभी बाथरूम के दरवाजे के लॉक के हैंडल को उसने अपने हाथों में लिया ही था कि उसके पैर जैसे कांप उठे। उसका पूरा शरीर बिजली सा झकझोर उठा और उसकी छठी इंद्री जैसे उसे बताने लगी कि बाथरूम के अंदर कोई है। और इसके साथ साथ ही उसे लगने लगा कि वो गुनगुनाने की आवाज बाथरूम के अंदर से ही आ रही है। मगर ये कैसे हो सकता है? अकेले कमरे में रहते हुए क्या उसे सच में हेलुसिनेशन हो रहा है? बाथरूम के लॉक पर रखा उसका हाथ जैसे बर्फ की तरह सख्त हो गया था। वो अपने हाथों में कोई हरकत करने ही वाला था कि अचानक एक ठंडा सा हाथ उसके कंधे पर आकर लगा। अरे क्या हुआ? अभी तक तो यहां खड़ा है, फ्रेश नहीं हुआ? पीछे से प्रशांत आया था। प्रशांत की इस अचानक इस तरह की हरकत से मोनू चौंक गया था। सूखे हुए गले से बड़ी मुश्किल से बोला, तू? हाँ मैं, मगर तू यहां इस तरह से क्यों खड़ा है? और तू ऐसा क्यों डर गया जैसे भूत देखा है? हाँ? माथे पर पसीना, हाथ पांव कांप रहे, बात क्या है? तबीयत तो ठीक है, तबीयत खराब लग रही क्या? मोनू ने तुरंत ही अपने माथे पर आए पसीना को पोंछते हुए बोला, नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है। और सुन, मैनेजर को जाकर जब मैंने बोला तो खाने का इंतजाम हो गया। वो कोई पार्टी थी शायद, खाना नहीं ली तो हमारे लिए रखा हुआ चिकन और रोटियां। हाँ, आज की रात ऐश में बीतेगी गुरु। और हाँ, दूसरी बात, कहते कहते प्रशांत रुक गया। कमरे में कुछ सूंघने की कोशिश करने लगा। उस महिला की गुनगुन आवाज उसके कानों में भी गई थी शायद। वो बोल पड़ा, ए कौन गा रहा है रे? पता नहीं, वही तो मैं भी आश्चर्यचकित हूं। लगता है पास के रूम में होगी। अच्छा, एक चीज तूने देखी क्या? इस कमरे में घुसते ही साथ एक लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। हाँ, मुझे भी आ रही थी। मगर जब हम लोग घर में अंदर आए थे तो ये तो काफी समय से बंद पड़ा था। तो क्या मैनेजर झूठ बोल रहा था? ये मकड़ी के जाले भरे कमरे में लेडीज परफ्यूम आना कुछ अजीब नहीं है, मगर यहां पर कोई महिला। अचानक बाथरूम के अंदर से फिर से वही गुनगुनाने की आवाज आने लगी। दोनों जैसे चौंक से पड़े। बाथरूम के दरवाजे से कुछ पीछे आकर वो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो गए। अगले ही पल दोनों और चौंक पड़े। बाथरूम के अंदर से पानी का टेप वाटर खोलने की आवाज थी, जिसकी तेज आवाज अब धीरे धीरे टप टप की आवाज में हो गई, जैसे किसी ने उसे बंद कर दिया। और इसके साथ साथ गुनगुनाने की आवाज और तेज होने लगी। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है।
कमरे की लाइट अब अचानक तेज जल रही थी और धीमी हो जा रही थी। तभी बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे बाथरूम के दरवाजे पर कोई नाखून से नखोड़ रहा है और इसके साथ साथ वो महिला की गुनगुनाने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। तभी बाहर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई और आवाज आई, दादा आप लोगों का खाना लाया था। दोनों जैसे अपनी चेतना वापस पा गए और किसी अनहोनी से बाहर आ गए थे। उन्होंने देखा कमरे में सब कुछ सामान्य था, उसके साथ साथ वो गुनगुनाने की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। मगर हाँ, अभी भी दरवाजे पर नाखून से नखोड़ने की आवाज़ हुए ही जा रही थी। अचानक दरवाजे पर दोबारा दस्तक होने पर मोनू बोल पड़ा, आ रहा हूँ। दरवाज़ा खोलते ही वेटर सामने खड़ा था। एक हाथ में प्लेट में 10-12 रोटियां और एक हाथ में मटन करी लेकर वो कमरे में आया। बोला, शाब आप लोग का किस्मत बहुत अच्छा है। होटल में एक पार्टी के लोग ठहरे हुए थे। खाना ऑर्डर किया था मगर गले तक शराब पीने के बाद कैंसिल कर दिया। वही फ्रिज में रखा था, गर्म करके आप लोग के लिए ले आया हूँ। कल सवेरे आप लोग के लिए दूसरे कमरे का इंतजाम कर दूंगा, मगर उस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा साहब, ध्यान रखिएगा। अचानक मोनू बाथरूम की तरफ इशारा करके बोला, अंदर कोई है। दरवाजे की तरफ देखकर ब्यार बोला, कहाँ कोई है। वो धीरे से बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगा था कि अचानक म्याऊं की जोर से आवाज करती हुए काली बिल्ली बाथरूम से निकली और पूरे कमरे में इधर उधर दौड़ने लगी और तभी खाने की प्लेट पर कूद पड़ी। प्लेट को जमीन पर गिराकर एक टुकड़ा मुर्गी के मटन का मुंह में दबाए कमरे से बाहर चली गई। अचानक हुई इस घटना से वेटर भी आश्चर्यचकित हो गया था। तीनों ही लगभग जड़वत वहां पर खड़े रहे। अचानक निशब्दता को तोड़ते हुए वेटर बोला, आप लोग की किस्मत में लगता है आज खाना नहीं है। कमरे की धूल में पड़े हुए खाने को देखते हुए मोनू और प्रशांत एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक प्रशांत बोला, ठीक है, क्या करेंगे, आज की रात केक और टोस्ट खाकर ही बिताएंगे। अचानक मोनू बोल पड़ा, मगर एक बात समझ में नहीं आए, कमरा तो बंद था ना, फिर बाथरूम में वो बिल्ली। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? जी श्यामू। हाँ, तो श्यामू बाबू, आते समय तुमने कहा था करीब 6 महीने से ये कमरा बंद था। एक समय ये स्टाफ रूम की तरह यूज होता था, तो ये बिल्ली अंदर कैसे आई? इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? और फिर इस कमरे में तो एक ही खिड़की है, वो भी अखबार और टेप से बंद है, तो फिर बिल्ली क्या जादू से अंदर आ गई? वैसे बाथरूम जब है तो जरूर वहाँ खिड़की होगी, हो सकता है वहाँ से घुस आई हो। प्रशांत बोला, हाँ है तो, नहीं होने का क्या है, वहीं से आई होगी। अचानक प्रशांत बाथरूम के अंदर जाकर वहाँ की लाइट जला दिया। मोनू और वेटर वहीं पर खड़े रहे। थोड़ी देर में जब प्रशांत बाथरूम से बाहर आया तो बोला, ये तो लगभग असंभव है, क्योंकि उस तरह से खड़ी दीवार में चढ़कर उस छोटी खिड़की से अंदर आना बिल्ली के लिए असंभव बात है। और दूसरी बात यह भी है कि होटल के पीछे ऐसा कोई बड़ा सा पेड़ भी नहीं है कि जिसकी डाली में चढ़कर वो अंदर आ गई हो। क्या कह रहे हैं? पीछे पे ही तो एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है, दिन के समय देखिएगा। ठीक है, तुम्हारी बात फिर से मान लेता हूँ, मगर इस कमरे में ये जो लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही है उसके बारे में क्या कहोगे? और मेरा विश्वास है तुम ये परफ्यूम लगाकर नहीं आए हो, और अगर आए भी हो तो पहले से वो गंध यहाँ कैसे आ रही है? ये सारे प्रश्न सुनकर वेटर जल्दी से कमरे से निकल जाने की कोशिश करने लगा। मोनू ने उसकी गर्दन पकड़ ली और बोला, कहाँ जा रहे हो? पहले उसके प्रश्नों का जवाब दो, और कमरे में जो खाना फैला हुआ है इसे कौन साफ करेगा? बख्शीश लेते समय तो हाथ बढ़ा दिया था, अब उसका हर्जाना नहीं भरोगे? सफाई मैं कर दे रहा हूँ, मगर क्या कहाँ से आ रही है ये सब मैं कैसे बताऊँ? जाकर मैनेजर बाबू से पूछिए,
आप लोगों ने कहा रूम चाहिए इसलिए उन्होंने दे दिया, कहकर वो चुपचाप मेज साफ करने लगा। मोनू प्रशांत से बोला, क्या करेगा अब? कमरा छोड़ देगा? मुझे तो यह कमरा ठीक नहीं लग रहा है। बात तो तेरी सही है, मगर कमरा छोड़कर जाएंगे कहाँ? जैसे तैसे रात तो यहीं बितानी है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर सोया जाए, रात के 11:30 बज रहे हैं। अच्छा, बाथरूम की हालत क्या देखी? वही धूल, मकड़ी के जाले, और क्या? नहीं, वो बात नहीं। अचानक वेटर सारी सफाई करके बाहर जाते हुए बोला, साहब मेरी बख्शीश याद रखिएगा, कहकर वो दरवाजा बाहर से बंद करके चला गया। उसके जाते ही मोनू अपना बैग खोलने लगा और बोला, जा तू जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, मैं तब तक खाने का सामान निकालता हूँ। फिर जल्दी सो जाना पड़ेगा, नहीं तो सवेरे सनराइज मिस हो जाएगा। मुझे लगता है हमें पाला करके सोना पड़ेगा। पाला करके सोना पड़ेगा मतलब? देख, हम में से एक जन को जागना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है हमारे अलावा भी इस कमरे में कोई और है। अगर हम दोनों सो जाएंगे तो रात को हो सकता है हमें बेहोश करके हमारा सारा पैसा लेकर कोई भाग जाए। इसलिए आजकल तो जानता ही है, ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। मैं सोच रहा हूँ तू जल्दी से बाथरूम से फ्रेश होकर आ जा, फिर इसके बारे में एक प्लान बनाते हैं। प्रशांत डरते डरते टॉवेल लेकर बाथरूम में चला गया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मोनू खाने के सामान बाहर निकाल कर रखने में व्यस्त हो गया। बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, मगर अचानक फिर से वही महिला के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। अचानक कमरे की लाइट जैसे झिलमिला उठी। कमरे के बाहर एक बिल्ली की आवाज़ आने लगी। मोनू को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। परिस्थितियों से घबराकर अचानक बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचकर मोनू बोला, प्रशांत ठीक है तो है? ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूं। परिस्थितियों से अब मोनू का दिल घबरा रहा था। अचानक बाथरूम के अंदर से पायल की आवाज आने लगी। मोनू समझ नहीं पा रहा था बाथरूम के अंदर इस वक्त कौन है, प्रशांत ना कि वो महिला जो अभी भी गुनगुना रही है। अचानक पायल की आवाज जैसे और करीब आने लगी थी और फिर बाथरूम के दरवाजे के चिटकनी खोलने की आवाज हुई। फिर एक हल्की आवाज के साथ दरवाजा खुला और वो कौन है? वो बाथरूम से कौन निकल रहा है? बाथरूम से एक मोटे चेहरे की लड़की बाहर निकल आई। उसका आंख मुंह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर उसकी इस आकृति को देखने से समझ में आ रहा था वो एक लड़की है। कमरे से बाहर आते ही उसका गुनगुनाना अभी भी चल रहा था। फिर अचानक गुनगुनाना रुक गया। वो कठोर स्वर में पूछ बैठी, इस कमरे में क्या चाहिए तुम्हें? क्या देखने आए हो तुम? मेरा ये सड़ा गला शरीर। मोनू पसीने से तरबतर हो रहा था। उसका गला जैसे रुंध गया है, प्यास से गला सूखता जा रहा है। वो इन प्रश्नों का क्या जवाब दे? उसके सामने सिर्फ आतंक है और उस लड़की की आकृति है। अचानक फिर उसी लड़की की आवाज आई, क्या चाहिए यहां? उसी वक्त मोनू के गले से एक आवाज से निकली। आवाज नहीं कह सकते इसे, कुछ शब्द। वो बोल पड़ा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, मैं यहां से चला जाऊंगा। मगर अगले ही पल सामने था प्रशांत का चेहरा। उसे देखकर जैसे उसकी जान में जान आई। सूखे गले में बोतल से ढेर सारा पानी हलक में उतार लिया। तौलिए से चेहरा पोंछते पोंछते प्रशांत बोला, तू जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं यार। हाँ जा रहा हूं। प्रशांत को कुछ भी समझने न देकर चुपचाप बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था मोनू। सब कुछ सामान्य सा था, मगर कुछ भी सामान्य नहीं था। सब कुछ जैसे अस्वाभाविक सा होता जा रहा है। धीरे धीरे वो बाथरूम की तरफ बढ़ा। एक बार दरवाजा खोलकर अंदर झांका। सब कुछ तो सामान्य है, मगर कुछ पल पहले
कुछ पल पहले वो सब क्या हुआ था? और वो पायल की आवाज, महिला के गाने की आवाज, ये सब क्या भूख की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है उसे? सोचते सोचते वो बाथरूम के अंदर चला गया, नल खोल दिया और ढेर सारा पानी अपने चेहरे पर डाल लिया। सामने धूल भरे आईने की तरफ उसने देखा, फिर हाथ बढ़ाकर थोड़ी सी धूल साफ की। पीछे पीली सी बल्ब की धुंधली रोशनी में उसका डरा सहमा चेहरा उस आधे धूल भरे आधे साफ आईने में उभर आया। अचानक उसका ध्यान गया आईने के ठीक बीचों बीच लगी उस बिंदी की तरफ, जो धूल से सनकर धुंधला सा हो गया था। वो बिल्कुल उसके पांव के बीचों बीच लगा हुआ था। ऐसा बहुत सी लड़कियां करती हैं, नहाते या चेहरा धोते समय बिंदी निकालकर आईने में लगाना। मोनू ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उस बिंदी को जैसे ही निकालना चाहा, उस लड़की की आकृति जैसे उसके सामने फिर से आ गई। उस आकृति को देखकर चौंक पड़ा था मोनू। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। बाहर वैसे प्रशांत ने जैसे ही वो चीख सुनी दौड़कर बाथरूम के अंदर आया और बोल पड़ा, क्या हुआ? इस वक्त मोनू बाथरूम की दीवार से सटा हुआ थर थर कांप रहा था। जैसे ही प्रशांत उसके पास गया और उसे झकझोरने लगा, उसने कांपते हाथों से आईने की तरफ इशारा करके बोला, भाई वहां पर एक लड़की थी। मैं सच बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे हट, कैसे पागल की तरह बात कर रहा है? उस आईने में लड़की कहां से आएगी? भूख की वजह से तो कुछ का कुछ बोल रहा है। तब मैं भी बाथरूम से निकल रहा था तो मुझे कैसे देख रहा था? चल कुछ पेट में डाल, देखना सब ठीक हो जाए। डरते डरते मोनू प्रशांत के साथ कमरे से बाहर निकल आया और टॉवेल से मुंह पोंछते पोंछते सोच रहा था अभी क्या हुआ था। दूसरी तरफ केक का एक टुकड़ा मुंह में डालकर प्रशांत बोला, अरे इतनी देर तक अगर टॉवेल से मुंह पोंछेगा तो चेहरे का चमड़ा ही निकल आएगा। मोनू भी केक का टुकड़ा मुंह में डालने लगा, मगर खाते हुए भी आईने में दिखे उस चेहरे के बारे में वो बार बार सोच रहा था। अचानक ही प्रशांत उठकर हाथ धोते हुए बोला, मुझे बहुत नींद आ रही है भाई, मैं सो रहा हूं। तुझे रात भर जगना है तो जाग। मोनू बोला, हाँ मेरा भी हो गया है, अभी 12 बज रहे हैं, मैं 2 बजे तक जागूंगा, फिर तुझे जगा दूंगा। कंबल ओढ़कर लेटते हुए प्रशांत ने कहा, अच्छा गुड नाइट। मोनू भी उठकर हाथ धोया, कमरे की लाइट बुझा दी, नाइट लैम्प जलाकर बिस्तर पर कंबल में अपने आप को लपेट कर बैठ गया। दिल अभी भी धड़क रहा था, मगर पेट में खाना पड़ने से थोड़ी सी ताकत मिली थी। पहले जो नींद से आ रही थी वो अब दूर हो चुकी थी। हालांकि जो कुछ उसने देखा था उसे देखकर ही उसकी नींद उड़ गई थी, ये कहना ज्यादा सही होगा। कमरा अब एकदम शांत है। रह रहकर लेडीज परफ्यूम की वो खुशबू चारों ओर फैल रही है। प्रशांत खर्राटे ले रहा था। मोनू बैठे बैठे हर तरह की बातें सोच रहा था। सोचते सोचते न जाने कब उसे भी एक झपकी आ गई। अचानक खाट जैसे जोर से हिला। आंखें खोलकर देखने की हिम्मत नहीं थी मोनू में। शायद प्रशांत ने करवट ली हो, इसी वजह से खाट हिली हो। मगर थोड़ी ही देर में उसकी ये सोच बदल गई, क्योंकि खाट अब लगातार हिल रहा था। उसने आंखें खोलकर देखा, प्रशांत इस वक्त बिस्तर पर उठकर बैठा है। वो धीरे धीरे झूम सा रहा है और अपने ही मन में कुछ बोले जा रहा है। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, प्रशांत क्या बोल रहा है। वो दांतों को चबाते हुए बोला जा रहा था, यहां क्या करने आया है? हाँ, मुझे देखकर हंसने के लिए? मुझे लेकर हंसी मजाक करने की तुम लोग की आदत नहीं गई है। मैं सब जानती हूँ, सब समझती हो। आज भी आए हो यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने? कहते कहते जैसे प्रशांत की आवाज बदलने लगी थी। उसे समझ में आ रहा था वो उसी लड़की की आवाज थी। एक पल को उसे लगा जोर से धक्का देकर प्रशांत को जगा दे, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई। कमरे में लेडीज परफ्यूम की खुशबू क्रमशः बढ़ती जा रही थी। कमरे में फैली नाइट बल्ब की नीली रोशनी में अब उसकी आंखें सही होती जा रही थी और उसे दिखने लगा प्रशांत इस वक्त गहरी नींद में सो रहा है। मगर उसके पास वो क्या है? एक लड़की की परछाई।
हाँ, ठीक वैसी ही लड़की की परछाई जैसे जैसे उसने पहले देखा था। वो लड़की लगातार बोले चली जा रही थी। बहुत बार कोशिश की खुद को दुबला करने की, मगर नहीं हो पाई। 10 बार सर्जरी कराई, अपने शरीर के हर हिस्से, होठ, गाल, सब कुछ बदलवा दिया, मगर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी सब मुझ पर हंसते थे, मोटी बोलकर चिढ़ाते थे। क्यों? उसकी बातें सुनकर मोनू को समझ में आ रहा था, कुछ देर पहले उसने जो कुछ देखा था वो कोई हेलुसिनेशन नहीं था। इस वक्त कमरे में तीसरा कोई व्यक्ति भी है। व्यक्ति कहना गलत होगा, वो एक अतृप्त आत्मा है। और इस पर विश्वास न करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो उसे स्पष्ट सामने देख रहा है। मोनू का दिल उछलते उछलते उसके शरीर से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक प्रशांत के मोबाइल में अलार्म बज उठा। प्रशांत एक लंबी जम्हाई लेते हुए अलार्म बंद करके बोला, इतनी जल्दी 2 बज गया? ओहो, ले तू सो जा, मैं जरा चेहरे पर पानी मार के आऊं। कहकर प्रशांत उठा और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में बाथरूम में चला गया। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, मगर मोनू एकटक बाथरूम की तरफ देखकर बैठा था। फिर कुछ अनहोनी की आशंका उसके मन में थी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रशांत कमरे में लौटकर बोला, हाँ, आंखें जल रही है, नींद अभी तक नहीं कटी है। अब तक जब कुछ नहीं हुआ है तो मुझे लगता है ऐसे नाम की होटल में उस तरह की लूटपाट होने की कोई संभावना नहीं है। और वैसे भी कमरे में अगर तेरे मेरे अलावा कोई और होता तो अभी तक हमारे हाथों से बचा नहीं होता। अब खैर रहने दे वो सब बात, तू सो जा। और देख, मैं जितनी देर जाग सकूंगा जागूंगा, उसके बाद नींद आ गई तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मन ही मन मोनू बोला, कमरे में जो एक तीसरा अस्तित्व है वो तो बहुत पहले ही देख चुका है, और उसके अस्तित्व के बारे में अगर वो अभी प्रशांत को बताएगा वो तो सिर्फ हंस देगा। इसलिए बिना कुछ बोले वो चुपचाप लेट गया। मोनू की आंखों में नींद नहीं थी। दूसरी ओर प्रशांत थोड़ी देर तक अपने मोबाइल को देखता रहा, उसके बाद उसे रखकर बैठ गया। मगर मोनू के दिमाग में बार बार एक बात घूम रही थी। तब खाने का ऑर्डर देकर आकर जब प्रशांत कमरे में आया था तो कैसा डर सा गया था, मगर बाथरूम में जाने के बाद उसके चेहरे पर वो डर के भाव पूरी तरह से गायब हो गए थे। बातें सोचते सोचते मोनू को झपकी सी आ गई थी, मगर अचानक ही प्रशांत की आवाज में कुछ बातें सुनकर उसकी झपकी टूट गई। मोनू मोनू, ये कौन है? ये कौन है? सुनते ही साथ वो कूद कर उठ बैठा। उठकर जैसे ही उसने प्रशांत की तरफ देखा, उसने पाया कि उसकी नजरें ठीक उसके पीछे देख रही है। प्रशांत की नजरों की तरफ देखने के लिए जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, कूद कर वो पीछे बढ़ा और प्रशांत के पास जाकर सट कर बैठ गया। उसने स्पष्ट देखा कि इस वक्त उनके ठीक पीछे वही आकृति खड़ी है जिसे अभी कुछ देर पहले उसने प्रशांत के पास बैठकर झूमते हुए देखा था। लड़की की वो आकृति इस वक्त खिड़की के पास खड़ी हुई है और अपने तेज नाखूनों से खिड़की पर लगे पेपर को कुरेद कर फेंक रही है। और वैसे ही हल्के हल्के गुनगुना रही है। और तभी कमरे के बाहर बिल्ली की चीखने की आवाज आई। उनका गला जैसे सूख आया। भयंकर निशब्दता में ये सारी आवाजें जैसे उनके प्राण ले रही थी। पूरी तरह से निर्वस्त्र वो नारी अवयव उनकी तरफ ही बढ़ रहा था, बार बार एक ही शब्द दोहराते हुए, इस कमरे में क्या करने आए हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। कोई जैसे बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था और एक गंभीर आवाज आई, दरवाजा खोलिए, कौन है अंदर? जल्दी दरवाजा खोलिए। पूरी तरह से बेहोश वो नहीं हुए थे शायद, इसीलिए बच गए। प्रशांत बोल पड़ा, हम लोग हैं, हमें बचाइए। तभी अचानक मोनू ने देखा वो आकृति उनकी आंखों से गायब हो गई और पूरा कमरा
सड़े हुए मांस की बदबू से भर गया। दोनों किसी तरह से उठकर गिरे के बचे करते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा कमरे में प्रविष्ट हो गई। सामने दिखे एक नाइट गाउन पहने हुए व्यक्ति, जिसके पीछे चादर ओढ़े हुए मैनेजर खड़ा था और कुछ एक और लोग, और शायद पुलिस के 1-2 लोग भी थे। कमरे से बाहर आते ही नाइट गाउन पहने उस व्यक्ति ने दोनों के हाथ खींचकर उन्हें कमरे से बाहर ला लिया और मैनेजर ने तुरंत ही दरवाजा बंद करके वहां पर एक ताला लगा दिया। कमरे से बाहर आ जाने की वजह से दोनों अब अपने आप को सामान्य महसूस कर रहे थे, मगर ये जो कुछ भी हो रहा था उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नाइट गाउन पहने हुए उस व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप लोग ठीक तो हैं? प्रशांत बोल पड़ा, हाँ ठीक है, मगर आप कौन हैं? मैं शंकर दयालु, इस होटल का मालिक। आप लोग सब अपने अपने कमरे में चले जाइए, डरिएगा मत, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और आप लोग मेरे साथ आइए। कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। दूसरी तरफ मैनेजर लोगों की भीड़ को उनके कमरे में भेजने में थे। ये लोग नीचे आ गए। नीचे एक बड़ा सा कमरा था जिस पर सोफा लगा था। शायद ये मालिक के ऑफिस की तरह यूज होता था। यहाँ पर कोई खाट नहीं था। सोफे पर बैठने के बाद मैनेजर के कमरे में आते ही वो व्यक्ति बोल पड़ा, जाओ इनके लिए पानी ले आओ। समय से अगर पता नहीं चलता तो इन लड़कों को आज हम जिंदा नहीं पाते। मैं यहाँ नहीं था तो अपनी पॉकेट में पैसा भरने के लिए इनको मौत के मुंह में ढकेलते हुए भी तुम्हें डर नहीं लगा? कल सवेरे तुम्हारा तो मैं इंतजाम करता हूं। प्रशांत और मोनू को उनकी बातों का कुछ भी अर्थ समझ नहीं आ रहा था, मगर मैनेजर चुपचाप सर झुकाए कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद शंकर दयाल दोनों की तरफ देखकर बोले, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। होटल द्वारा आपको ऐसी परिस्थिति में डालने के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप शर्मिंदा है? मगर क्यों? मोनू बोल पड़ा, असली में आप लोग को जिस कमरे में रहने दिया था वो थोड़ा सा अलग है। अलग है मतलब? आप लोगों के चेहरे की हालत और आप लोगों का डर इस बात का प्रमाण है। इसके बाद आप पूछेंगे क्यों क्या आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया? अचानक ही दोनों के आंखों के सामने वो भयानक दृश्य दोबारा आ गया और उसके साथ कमरे में फैली वो सड़े हुए मांस की बदबू भी। प्रशांत बोल पड़ा, हाँ देखा है हमने, मगर वो क्या था? क्या वो सच था? जो देखा है आप लोगों ने वो एकदम सच है। वो आपकी कल्पना कहेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगा, उसका अस्तित्व है। मगर मौत के बाद भी वो यहाँ क्यों है, इस उत्तर को खोजने में मैंने पिछले 6 महीने लगा दिए। मगर मुझे विश्वास है इसका एक न एक हल मुझे जरूर मिलेगा। मगर वो जो उस कमरे में हमने देखा वो कौन है? वो मेरी इकलौती बेटी चंद्रमुखी है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उसे बचा नहीं पाया। कहते कहते सोफे में अपने घुटनों पर 2 हाथ रखकर उसमें उन्होंने अपना मुंह छुपा लिया। बात सुनकर प्रशांत और मोनू थोड़े से आश्चर्यचकित हुए। तभी अचानक कमरे में प्रविष्ट हुआ मैनेजर। उसके हाथों में ट्रे में 2 गिलास पानी था। दोनों ने पानी लेकर गटगटाकर पानी पी लिया। खाली गिलास लेकर मैनेजर कमरे से बाहर चला गया। पर आपकी बेटी को ऐसा क्या हुआ था कि आप उसे बचा नहीं पाए? प्रशांत पूछ बैठा। वो बोले, आज नहीं बताऊंगा, आप लोग थक गए होंगे। आज इसी कमरे में सो जाइए, कल सवेरे नहीं संतान खोए हुए पिता का दुखड़ा सुनिएगा। मगर हमारा सामान जो वहां रखा है? मोनू बोल पड़ा, उसकी चिंता मत करिए, कल सवेरे वो सामान आपको मिल जाएगा। इतना विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। अच्छा अभी चलता हूँ, गुड नाइट। कुछ देर तक उन्हें जाते हुए दोनों देखते रहे। ढेर सारे प्रश्न उनके दिमाग में कौंध रहे थे। फिर उनकी आंखों ने और इजाजत नहीं दी। कमरे की लाइट बुझाकर दोनों सोफे पर ही सो गए। अगली सुबह चाय की चुस्कियां लेते हुए शंकर बाबू बोल पड़े, बचपन से मेरी बेटी ठीक ठाक ही थी, मगर एक बार बीमार पड़ी और कुछ दवाइयां उसने खाई। उसके बाद असाधारण रूप से वो मोटी होने लगी। फिर और दवाइयां, योगासन, कसरत, जिम, कुछ भी नहीं छोड़ा, मगर उसका वजन नहीं घट रहा था। दूसरी तरफ क्लास के बच्चों से उसे चिढ़ाए जाने से वो बेहद तंग रहने लगी थी। इससे उसके मन में हीन भावना घर कर गई थी। वो अकेले बैठकर रोती रहती थी। उस समय मैं उसे उत्साहित करता था,
मेरी बातों से कुछ समय के लिए उत्साहित हो भी जाती तो दोबारा उसे फिर से उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ता। इसके बाद जब वो कॉलेज गई तो परिस्थितियां और बढ़ने लगी। उसकी सब सहेलियां उससे दूर दूर रहती। उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि उसकी सभी सहेलियां कितनी सुंदर है, जो भी कपड़े पहने उसमें सुंदर लगती है, मगर वो किसी भी कपड़े में खुद को फिट नहीं बैठा पाती है। धीरे धीरे उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया, अपने आप को एक कमरे में बंद रखने लगी। मैं उसे बहुत समझाता था। जब मैं शहर में नहीं होता, होटल की देखभाल वही करती थी। वो जो कहती, जो चाहती मैं उसे देता। फिर एक दिन अचानक वो बोली, पिताजी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यूरोप टूर पर जाना चाहती हूँ। उसने जो चाहा, जहाँ जाना चाहा, मैंने सारी व्यवस्था कर दी। मेरी एक पहचान की ट्रैवल एजेंसी से मैंने सारी व्यवस्था कर दी थी। यूरोप टूर के दौरान भी मुझसे बातचीत होती रहती थी, मगर कुछ महीनों बाद जब वो वापस आई तो सच कहूं मैं अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पा रहा था। क्यों? चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए शंकर बाबू फिर बोल पड़े। उसने अपने आप को इस तरह से बदल लिया था कि उसे पहचानना सचमुच मुश्किल हो गया था। वो एक दुबली पतली छरहरी लड़की में बदल चुकी थी। उसका मोटापा जैसे गायब हो गया था। उसने मुझे बताया कि वहां पर उसने कुछ सर्जरी कराई और कुछ दवाइयों की वजह से वो ऐसी हो सकी थी। उस समय उसके चेहरे पर जो हंसी मैंने देखी थी, उससे मैं सब कुछ भूल गया। मगर उस वक्त भी मुझे नहीं पता था कि उसके भाग्य में कितना बड़ा दुख आने वाला है। इसके बाद उसने होटल का सारा काम संभाल लिया और सब कुछ बहुत ठीक ही चल रहा था कि 6 महीने पहले ही अचानक वो बुरी तरह से बीमार हो गई। डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने उसका परीक्षण करके जो कुछ बताया, इससे मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। क्यों? क्या हुआ था? डॉक्टर ने बताया कि चंद्रमुखी ने अपने इलाज के लिए जो दवाइयां खाई थी, उसके साइड इफेक्ट की तरह उसके शरीर का सारा मांस धीरे धीरे सड़ जा रहा है। बात सुनकर मोनू और प्रशांत जैसे चौंक पड़े और बोल पड़े, हाँ क्या कह रहे हैं आप? बात बिल्कुल सही है। और चंद्रमुखी ये बात कुछ समय पहले ही जान गई थी, मगर हम लोग दुख पाएंगे इस वजह से उसने ये बात छुपा कर रखी। मगर उस बात को छुपाने से जो बड़ा हानि होना था वही हुआ। हालांकि अगर कुछ समय पहले वो हमें बता देती तो कुछ किया भी जा सकता था, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। वो जो मरने वाली है वो खुद भी जान गई थी, मगर हम लोग को बताना उसने उचित नहीं समझा। आपकी बेटी ने ऐसा क्यों किया ये आपने नहीं पूछा? पूछा था, और इसके लिए जो वो बहुत गिल्ट थी, ये बात उसने मुझसे बताई थी। इसके बाद एक दिन संसार की समस्त माया छोड़कर वो हमें छोड़कर दुनिया से चली गई। कहते कहते वो चुप हो गए। अंतिम बातों को कहते कहते उनकी आवाज़ जो कांप उठी थी वो स्पष्ट सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो बोले, शायद यही हमारी किस्मत में था। क्या करते, संतान का पूरा सुख मेरी और मेरी पत्नी की किस्मत में नहीं था, मगर अब उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना पड़ेगा। मगर आप क्या करेंगे? चंद्रमुखी की मौत के कुछ समय पहले ही उसने बताया था कि उसे ये सब पता चल गया था, और ये हुआ था उसी कमरे में जिस कमरे में तुम लोग को रखा गया था। वहाँ जाकर रेस्ट लेते समय मुंह धोने के लिए जब वो अपने बिंदी निकालकर आईने में लगा रही थी, उस समय बिंदी के साथ साथ उसके माथे से मांस का छोटा सा टुकड़ा निकल आया था और माथे पर एक गहरा खड्डा बन गया था। वहाँ से कुछ खून भी निकल आया था। उसे देखकर वो बेहद डर गई थी। एक अनजाना डर उसके दिमाग में आ गया था। मौत को सामने देख रही थी वो, मगर किसी को कुछ नहीं बताया। अपनी बिंदी से उस घाव को हमेशा ढक कर रखती थी वो, और उसकी मौत तक ये बात हमारे लिए छुपी ही रही। मैंने उसकी मौत के बाद उसके माथे पर वो घाव देखा था, पर अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आखिर मैं अपनी बेटी की आत्मा को मुक्ति कैसे दूं? क्यों उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा उसी तरह से तड़प रही है और उस कमरे में रहकर डर का एक पर्याय बन गई है। अचानक मोनू बोल पड़ा, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। क्या बेटा, क्या बोलो? आपकी बेटी पूरी तरह से इस दुनिया से जा नहीं पाई है।
उस कमरे के बाथरूम में आईना है और उस आईने में उसकी बिंदी लगी हुई है। मुझे लगता है उस बिंदी की वजह से ही उसकी आत्मा। ये क्या कह रहे हो तुम? ये बात तो हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दी। मैं आज ही इंतजाम कराता हूँ उस आईने को वहां से हटवाने का और गया ले जाकर उस बिंदी के जरिए मेरी बेटी का पिंडदान कराने का। बेटा मुझे लगता है तुम लोग मेरी बेटी की आत्मा को शांति देने के लिए आए थे। आज अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते और ये सब नहीं होता तो मुझे यह बात तो पता ही नहीं चलती। धन्यवाद बेटा तुम लोगों का। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी 6 महीने बाद मुक्ति पाएगी।